नमस्कार दोस्तों, निरंतर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर यूपी पीसीएस प्री टेट सीरीज 2024 के अंतर्गत अपना पहला टेट सीरीज कर रहे हैं, जो कि एंशिएंट इंडिया से संबंधित है। अगर आप लोग 27 अक्टूबर 2024 को यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये टेट सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। अभी तक हमने 30 प्रश्नों को देख लिया है। आज हम लोग यहाँ पर 31वें प्रश्न की बात करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए अपने 31वें प्रश्न पर आ जाते हैं। तो ये प्रश्न जो है इसमें पूछा जा रहा है कि अंगुत्तर निकाय की सूची में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ, इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राजतंत्र, इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। कथन 2, गणतंत्र, इसमें राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण अथवा संघ द्वारा होता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से असत्य हैं या हैं? तो यहाँ पर पहले कथन की बात करें तो जो ये अंगुत्तर निकाय है, सबसे पहले ये जानिए कि ये एक बौद्ध पुस्तक है और इस बौद्ध पुस्तक में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी दी गई है। ये 16 महाजनपद जो थे 2 प्रकार के राज्य थे। पहले राजतंत्र थे, इनमें राजा अध्यक्ष होता था राज्य का, तो ये कथन बिल्कुल सही है। और जो दूसरे प्रकार के राज्य थे वो गणतंत्र थे। गणतंत्रों में जो शासन होता था वो राजा के द्वारा ना होकर गण अथवा एक संघ के द्वारा होता था, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। यहीं पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब इन 16 महाजनपदों में राजतंत्र और गणतंत्र की बात होती है तो मात्र 2 महाजनपद थे जो गणतंत्र थे। इन्हें आप वाम से याद रख सकते हैं। वहां से वज्जी संघ की बात हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। वज्जी महाजनपद ये एक गणतंत्र था और मां से जब बात हो तो यहां पर आ जाएगा मल्ल महाजनपद। तो ये 2 महाजनपद थे इन 16 महाजनपदों में से जो गणतंत्र थे, बाकी सभी राजतंत्र थे। तो याद रखिएगा 14 + 2 16। 14 जो थे ये राजतंत्र थे और 2 जो थे ये गणतंत्र थे। अब बात करते हैं अपने 32वें प्रश्न की। तो इसमें पूछा जा रहा है कि उदयन के उत्तराधिकारियों तथा हर्यक वंश के अंत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, बौद्ध ग्रंथों में उदयन के 3 पुत्रों का उल्लेख है, इन तीनों को पितृहंता कहा गया है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। उदयन के 3 पुत्र थे और इन्होंने अपने पिता यानी उदयन की हत्या की थी। दूसरा कथन है, अंतिम राजा नागदशक कुछ प्रसिद्ध था, पुराण में उसे दर्शक कहा गया है। ये तीनों शासक अत्यंत निर्बल एवं विलासी थे, ये कथन भी बिल्कुल सही है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा, जो उदयन था, उदयन के 3 पुत्र थे और इन तीनों पुत्रों को आप अमन कोड के जरिए याद रख सकते हैं। आ का मतलब हो जाएगा अनिरुद्ध, मां का मतलब हो जाएगा मुंड और ना का मतलब हो जाएगा नागदशक। तो ये तीनों शासक जो थे बहुत ही निर्बल थे और इसमें से ये जो नागदशक था यहां पर दिया हुआ है ये कुछ प्रसिद्ध था। तीसरे कथन की बात करें तो जनता ने इन पितृहंताओं को सिंहासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया और मगध में जिस नवीन वंश की स्थापना हुई वह शिशुनाग वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हर्यक वंश से संबंधित ये 3 कथन दिए हुए थे, ये बिल्कुल सही हैं तीनों के तीनों कथन। तो इस प्रकार अगर आप इसमें विकल्पों को ढूंढेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यहीं पर ध्यान दीजिएगा, ये जो उदयन था ये हर्यक वंश का 3रा शासक था और इसने ही पाटिलपुत्र नगर की स्थापना की थी। मगध महाजनपद की अगर बात करें तो इसकी राजधानी पहले राजगृह हुआ करती थी और उदयन ने ही राजगृह से राजधानी पाटिलपुत्र स्थानांतरित की थी और इसके 3 पुत्र थे जिन्हें आप अमन कोड के जरिए याद रख सकते हैं। आ से अनिरुद्ध, मां से मुंड और ना से नागदशक। ये तीनों के तीनों शासक बहुत ही निर्बल साबित हुए और इसमें से जो आखिरी शासक था हर्यक वंश का वो नागदशक था। 33वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, सी महावीर स्वामी या फिर डी सिद्धार्थ। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे और ये प्रथम तीर्थंकर थे। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर संस्थापक की बात हो रही है। अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था तो वो महावीर स्वामी हो जाएगा इसका जवाब। ये ध्यान रखिएगा, संस्थापक और वास्तविक संस्थापक के बीच अंतर आप लोगों को पता होना चाहिए। संस्थापक कौन था? ऋषभदेव थे और वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो ये महावीर स्वामी थे और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ये बात भी याद रखिएगा। 34वें प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि मगध साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है, मगध की आर्थिक समृद्धि ने राजधानी पाटलिपुत्र को शिक्षा एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र बना दिया। ये कथन बिल्कुल सही है। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी और इसे राजधानी किसने बनाया? तो उदयन। अभी हम लोगों ने पीछे बात किया, उदयन जो कि हर्यक वंश का शासक था, उसने राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को हस्तांतरित की थी। तो ये पहला कथन सही है। राजधानी बनने के बाद आर्थिक समृद्धि आई और यहाँ पर शिक्षा और साहित्य का विकास हुआ। दूसरा जो कथन है वो है, व्याकराचार्य पाणिनि महापदम नंद के मित्र थे और उन्होंने पाटलिपुत्र में ही रहकर शिक्षा पाई थी। ये कथन भी बिल्कुल सही है। पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अष्टाध्यायी, काफी इंपॉर्टेंट व्याकरण की पुस्तक है, याद रखिएगा। तीसरे कथन की बात करते हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से, पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। जो मगध महाजनपद था वो गंगा नदी के दक्षिण में और विंध्य पर्वत के उत्तर में अवस्थित था। इसी प्रकार मगध महाजनपद के पूर्व में चंपा महाजनपद था और पश्चिम में जो सोन नदी बहती थी। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग कूट देखें तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 35वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि सिकंदर के प्रशासनिक विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सिकंदर के आगमन के पूर्व पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। सिकंदर ने उन्हें विजित कर इन भागों में राजनीतिक एकता की स्थापना की। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, उसने इस संपूर्ण प्रदेश को 4 प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त किया। ये भी एकदम सही है। सिंधु नदी के किनारे 4 राज्यों की इसने स्थापना की। एक राज्य सिंधु नदी के एकदम दक्षिण में था, एक राज्य सिंधु नदी के पश्चिम में हुआ करता था, एक राज्य सिंधु नदी के पूरब में हुआ करता था और एक राज्य इस पूरब वाले राज्य से थोड़ा और पूरब में था। यहाँ का जो शासक था जिसे सिकंदर ने नियुक्त किया वो आम्भी था, ये याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। आम्भी और इस वाले राज्य की जो कि ब्यास नदी तक, यहाँ पर ब्यास नदी थी, ब्यास नदी तक फैला था, तो इसका जो शासक था वो पोरस था। ये 2 भारतीय शासक थे जिन्हें सिकंदर ने अपना क्षत्रप नियुक्त किया था। उसके बाद तीसरे कथन की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसने सिंधु नदी के निचले भाग में जो राज्य स्थापित किया उसका क्षत्रप पिथोन को बनाया गया। अपने इस कार्य द्वारा सिकंदर ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय एकता को प्रोत्साहन दिया। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये तीनों कथन सिकंदर के प्रशासनिक विभाजन के संबंध में सही हैं और अगर आप विकल्पों का चयन करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 36वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, बी अशोक, महापदम नंद या फिर डी सिकंदर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में सीधे यहाँ पर मुस्लिम शासक दिया हुआ है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर। तो आप यहाँ पर अशोक को काट सकते हैं क्योंकि ये मुस्लिम शासक नहीं था, महापदम नंद को काट सकते हैं, ये मुस्लिम शासक नहीं था, और सिकंदर को भी आप लोग काट सकते हैं क्योंकि ये भी मुस्लिम शासक नहीं था। इस प्रकार इसका उत्तर ए हो जाएगा, मोहम्मद गोरी। और वैसे भी आप इसे एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, गोरी और लक्ष्मी को रिलेट कर लीजिए। लक्ष्मी गोरी थी और इनसे संबंधित जो सिक्के हैं वो मोहम्मद गोरी के समय में मिलते हैं। मोहम्मद गोरी द्वारा 2 लड़ाइयां मुख्य हैं जो लड़ी गईं, एक तराइन का युद्ध प्रथम और तराइन का युद्ध द्वितीय। ये दोनों याद रखना है। एक में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया और दूसरे में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। ये लड़ाइयां कब लड़ी गई थी? तो 1192 याद रखिएगा दूसरी लड़ी गई थी और 1191 में पहली लड़ाई लड़ी गई थी। अब आते हैं अपने 37वें प्रश्न पर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? ऑप्शन ए तक्षशिला, बी उज्जैन, सी नालंदा या फिर डी वल्लभी। तो इसका भी जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए तक्षशिला। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। वहीं नालंदा की अगर बात करें तो इसकी ख्याति जो है ये गुप्त काल में बढ़ी, ये भी शिक्षा का केंद्र था। वल्लभी की अगर बात करें तो ये मैत्रक वंश के समय में काफी प्रसिद्ध हुई, ये भी शिक्षा ग्रहण करने की एक बहुत बड़ा केंद्र था और यहाँ के जो स्टूडेंट होते थे ये प्रशासनिक पदों पर काफी नियुक्त होते थे। इसी प्रकार उज्जैन भी एक शिक्षा का केंद्र है। उसके बाद 38वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लोथल नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, बी पाकिस्तान, सी हरियाणा या फिर डी राजस्थान। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात में लोथल नामक स्थल अवस्थित है और ये किस नदी के किनारे अवस्थित है ये याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा है। तो भोगवा नदी।
भोगवा नदी के किनारे लोथल अवस्थित है। और लोथल से संबंधित जो दूसरी बात हमें याद रखनी है वो ये कि ये एक बंदरगाह शहर है। तो ये दो फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। 39वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़कर नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए में कहा जा रहा है कि विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। कथन बी कह रहा है कि इस दौरान वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार अगर इसका उत्तर देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों ए और बी सही हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि वैदिक धर्म के जटिल होने के कारण ही दो प्रमुख धर्मों का उदय हुआ, एक जैन और दूसरा बौद्ध। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्हीं जटिलताओं के कारण इन दो प्रमुख धर्मों का उदय हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और जो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या बीसी की बात होती है, इस समय पूरे विश्व में धार्मिक उथल पुथल हो रही थी। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भारत की ही बात नहीं थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूरे विश्व में धार्मिक आंदोलन अपने चरम पर थे। 40वें प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से प्रसिद्ध गंगा अवतरण का दृश्य कहां चित्रित है। ऑप्शन ए मदुरै, बी ममल्लपुरम, सी ऐहोल या फिर डी कांचीपुरम। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी ममल्लपुरम। ममल्लपुरम कहां अवस्थित है तो ये तमिलनाडु में अवस्थित है और आज के समय में इसे महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है। ये जो स्थल है ये समुद्र के किनारे अवस्थित है और इसकी जो स्थापना थी ये नरसिंह वर्मन के द्वारा की गई थी। ये आप लोग जान दीजिएगा, नरसिंह वर्मन। इस शासक का नाम हमें जरूर याद रखना है। ये पल्लव वंश का शासक था। ये फैक्ट हमें याद रखना है। पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन के द्वारा ही महाबलीपुरम नगर की स्थापना की गई थी और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर अवस्थित हैं जिन्हें रथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इन्हीं मंदिरों के दीवारों पर एक जगह गंगा अवतरण का दृश्य चित्रित है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ममल्लपुरम, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं 41वें प्रश्न की। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से द्वितीय राजतरंगिणी के रचनाकार कौन थे। ऑप्शन ए जोनराज, बी पतंजलि, सी कल्हड़ या फिर डी जयदेव। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए जोनराज। जोनराज द्वितीय राजतरंगिणी के रचनाकार थे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो राजतरंगिणी पुस्तक है इसमें हमें कश्मीर के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है और ये पुस्तक 3 भागों में देखने को मिलती है या इस पुस्तक को 3 भागों में लिखा गया है। जो पहली पुस्तक है उसे प्रथम राजतरंगिणी के नाम से जाना जाता है, दूसरी पुस्तक को द्वितीय राजतरंगिणी के नाम से जाना जाता है और जो तीसरी पुस्तक है उसे तृतीय राजतरंगिणी के नाम से जाना जाता है। प्रथम राजतरंगिणी के रचनाकार कल्हड़ हैं, द्वितीय राजतरंगिणी के रचनाकार जोनराज हैं और तृतीय राजतरंगिणी के रचनाकार श्रीवर हैं। तो आपको इन तीनों व्यक्तियों का नाम याद रखना है, कल्हड़, जोनराज और श्रीवर। जो द्वितीय राजतरंगिणी है जिसके लेखक जोनराज हैं ये जैनुल आबिदीन, जिसे लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता था, उसके दरबार में रहते थे और उन्होंने जैनुल आबिदीन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है द्वितीय तरंगिणी में। तो ये 41वां प्रश्न था। अब बात करते हैं अपने 42वें प्रश्न की। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सूची 1 में कुछ शिलालेखों का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में स्थान दिया हुआ है कि वो कहाँ पर लोकेटेड हैं। तो देखते हैं। गिरनार का शिलालेख ये गुजरात में अवस्थित है, सही है। धौली शिलालेख ये उड़ीसा में है, उड़ीसा के पुरी में, ये भी सही है। एररगुड़ी का शिलालेख आंध्र प्रदेश में अवस्थित है और कालसी शिलालेख उत्तराखंड में अवस्थित है। तो अगर आप इस प्रश्न का सही जवाब ढूंढें तो 1, 2, 3, 4 ही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ये सब अशोक के शिलालेख हैं। अशोक के शिलालेख कुल 14 वृहद शिलालेख हैं और ये कुल 8 जगहों पर पाए गए हैं। इनमें से ये 4 अभिलेखों के बारे में इस प्रश्न में दिया गया है। 43वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लिखित है। ऑप्शन ए अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद या फिर डी मुंडक उपनिषद। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए अथर्ववेद। अथर्ववेद में ये लिखा गया है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि अथर्ववेद जो है ये जादू टोने से संबंधित वेद है और इसमें औषधियों के बारे में भी काफ़ी कुछ विस्तृत रूप से लिखा गया है। 44वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था। ऑप्शन ए डायनोसियस, डायमेकस, फिलाडेल्फस या फिर मेगास्थनीज। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए डायनोसियस। डायनोसियस मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो मौर्य दरबार में अशोक के शासनकाल में आया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा
कि ये अशोक के दरबार में आया था डायनोसियस। वहीं पर डायमेकस का भी नाम याद रखिएगा, ये जो था ये बिंदुसार के शासनकाल में आया था। अशोक का जो पिता था बिंदुसार, उसके शासनकाल में डायमेकस आया था। और ये कहाँ का था डायमेकस? तो ये सीरिया के राजा के द्वारा भेजा गया था यहाँ पर। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, सीरिया के शासक के द्वारा। वहीं मेगास्थनीज की अगर बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले मेगास्थनीज आया, फिर डायमेकस आया और फिर डायनोसियस आया। इनका क्रम भी कभी पूछा जा सकता है, ये आप याद रखिएगा। मौर्य दरबार में ये 3 प्रमुख विदेशी यात्री थी जो आए थे। अब 45वां प्रश्न देखते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या था? ऑप्शन ए राजुक प्रादेशिक युक्त, या फिर युक्त राजुक प्रादेशिक, या प्रादेशिक युक्त और राजुक, या फिर प्रादेशिक राजुक और युक्त। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी। सबसे बड़ा अधिकारी प्रादेशिक था, उससे छोटा जो अधिकारी होता था उसे राजुक कहते थे, और जो सबसे छोटा अधिकारी था उसे युक्त कहते थे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आज के समय में लेखपाल लोग होते हैं जिनका काम राजस्व से संबंधित होता है, कुछ इसी प्रकार का अधिकारी युक्त हुआ करता था। और युक्त से ऊपर राजुक होता था और राजुक से ऊपर प्रादेशिक होता था। प्रादेशिक जो होता था ये जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता था जो राजस्व से संबंधित था। यानी आप इसे मान सकते हो कलेक्टर। जिले का जो कलेक्टर होता है, कुछ इस तरह का रोल प्रादेशिक द्वारा निभाया जाता था। और युक्त जो होता था, ये जो काम आज के समय में लेखपाल लोग करते हैं, कुछ उसी तरह का काम युक्त लोगों का होता था और युक्त से ऊपर राजुक होता था। अब 46वें प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कालीबंगा नामक प्राचीन भारतीय स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित इस नगर की खोज सन 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में अवस्थित है और इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। तीसरे कथन में लिखा है कि यहाँ से एक युगल समाधान भी प्राप्त हुआ है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। यहाँ से एक युगल समाधान प्राप्त हुआ है जिससे यहाँ पर सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सत्य हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, तो उपर्युक्त चारों। तो ये उपर्युक्त चारों सही हैं, यानी तीनों कथन सही हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आते हैं अपने 47वें प्रश्न पर। तो इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं। एक तरफ प्राचीन शब्द लिखे हैं और दूसरी तरफ उनका संबंध किस चीज़ से है ये लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं। सभा और समिति, इसके आगे लिखा है एक राजनीतिक संस्था थी। ये बिल्कुल सही है। सभा और समिति ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक संस्थाएं हुआ करती थी। नीवी की अगर बात करें तो ये आर्यों का एक वस्त्र होता था। ये भी सही है। नीवी भी एक ऋग्वैदिक कालीन शब्द है। निष्क की अगर बात करें तो एक आभूषण, ये भी सही है। ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है एक आभूषण होता था और ये गले में पहना जाता था। और करकरी की अगर बात करें तो ये एक वाद्य यंत्र होता था। ये चारों ही जो हैं विकल्प एकदम सही हैं। तो इसका उत्तर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि निष्क की अगर बात करें तो ऋग्वैदिक काल में तो ये एक आभूषण होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यानी जैसे ही समय आगे बढ़ा उस समय में निष्क जो था ये मुद्रा की इकाई बन गई। तो याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था, लेकिन यही उत्तर वैदिक काल आते आते ये एक मुद्रा की इकाई भी बन गई। तो यहाँ से ये एक फैक्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग आ गए हैं 48वें क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्राचीन महाजनपदों से संबंधित तथ्यों में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, असत्य के बारे में पूछा जा रहा है। पहला जो कथन है वो अवंती महाजनपद के बारे में है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि पश्चिमी भारत में अवंती जनपद प्रमुख था। तो अभी तक तो ये सही है। आधुनिक मालव तथा मध्य प्रदेश के भागों से मिलकर यह जनपद बना था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। जो अवंती महाजनपद था ये मालवा और उसके आसपास के क्षेत्रों में केंद्रित था। इसकी 2 राजधानियां थीं। जो उत्तरी अवंती थी इसकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी और जो दक्षिणी अवंती थी इसकी राजधानी महिष्मती हुआ करती थी। तो अवंती के बारे में जो कथन यहाँ दिया हुआ है ये सही है। अब बात करते हैं वैशाली महाजनपद के बारे में। तो कहा जा रहा है कि ये लिच्छवियों की राजधानी थी। बिल्कुल सही है, वैशाली लिच्छवियों की राजधानी हुआ करती थी। आगे कहा जा रहा है कि इस समय यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। ये स्टेटमेंट गलत है। जो वैशाली है ये आज के समय में बिहार में स्थित है। बिहार में एक जिला है मुजफ्फरपुर, वहीं पर ही वैशाली महाजनपद अवस्थित था। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा।
48 का उत्तर हो जाएगा बी। बी वाला कथन असत्य है। सी भी देख लेते हैं, जिसमें सूरसेन के बारे में बताया गया है। तो आधुनिक ब्रिज मंडल क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था, इसकी राजधानी मथुरा थी। वहीं गांधार की अगर बात करें तो यह आधुनिक पेशावर तथा रावलपिंडी के इलाके में स्थित था, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। गांधार आज के समय में पाकिस्तान जो है वहां पर अवस्थित था, पाकिस्तान के पेशावर के आसपास में ये स्थित था, ये आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं अपने 49वें प्रश्न पर। तो इसमें कहा जा रहा है कि गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गुप्त काल को साहित्य, विज्ञान, कला की प्रगति के कारण क्लासिकल युग कहा जाता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा कथन है कि गुप्त काल में ही आर्यभट्ट तथा वराह मिहिर जैसे जगत प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य हुए। तो ये कथन भी सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या है? तो इसमें दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं। आर्यभट्ट जो थे ये गणितज्ञ थे और वराह मिहिर जो थे ये ज्योतिषाचार्य थे। ये दोनों के दोनों ही गुप्त काल से संबंधित हैं, याद रखिएगा। 50वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए शक्तिशाली मंत्रिपरिषद, बी शक्तिशाली राजा, सी वित्तीय शासन का विकेंद्रीकरण, या फिर स्वायत्तशासी ग्राम प्रशासन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी स्वायत्तशासी ग्राम प्रशासन। चोल साम्राज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी कि यहाँ जो ग्राम हुआ करते थे वो काफ़ी स्वतंत्र हुआ करते थे और इन ग्रामों में 3 प्रकार की सभाएं हुआ करती थीं, जिन्हें हम लोग उर के नाम से जानते थे, सभा के नाम से जानते थे और नगरम के नाम से जानते थे। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है चोल प्रशासन से संबंधित। उर जो होती थी ये गाँव में निवास करने वाले साधारण लोगों की सभा होती थी। उसके साथ साथ जो सभा होती थी ये जो गाँव में निवास करते थे ब्राह्मण लोग, उनकी सभा होती थी, उस सभा को कहते थे सभा। और नगरम के बारे में भी कई बार पूछा गया है कि नगरम क्या होता था चोल प्रशासन में। तो ये व्यापारियों की समिति होती थी, जो ग्राम में व्यापारी होते थे उनकी समिति को नगरम कहा जाता था। तो चोल प्रशासन से संबंधित ये 3 टर्मिनोलॉजी हमें याद रखनी है। इस प्रकार ये 50वां प्रश्न हो गया, जिसका उत्तर है ऑप्शन डी स्वायत्तशासी ग्राम प्रशासन। अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में मौर्य प्रशासन से संबंधित अधिकारियों की कुछ लिस्टिंग दी हुई है और दूसरी तरफ ये अधिकारी क्या कार्य करते थे ये दिया हुआ है। हमें मिलान करना है कि कौन सा अधिकारी किस कार्य से संबंधित था। तो सबसे पहले अंतर्वेदिक की बात करते हैं। तो ये अंतःपुर का अध्यक्ष हुआ करता था, ये विकल्प बिल्कुल सही है। अंतःपुर का मतलब होता था राजा का जो मुख्य महल होता था, जहां राजा निवास करता था। समाहर्ता की बात करें तो ये मौर्य साम्राज्य में जितना भी आय होता था उसका संग्रह करता था, तो ये दूसरा विकल्प भी सही है। सन्निदाता की बात करें तो ये राजकीय कोष का अध्यक्ष हुआ करता था और पौर की अगर बात करें तो ये नगर का कोतवाल हुआ करता था। इस प्रकार 51वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो विकल्प सी होगा, 1 2 3 4। 52वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मौर्य वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मौर्य वंश के उपरांत शुंग वंश का शासन प्रारंभ हुआ। तो ये कथन बिल्कुल सही है। मौर्य वंश के समाप्ति के बाद मगध पर शुंग वंश की स्थापना हुई। दूसरा कथन है अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। ये कथन भी बिल्कुल सही है। अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ था, इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की और शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र जो था ये ब्राह्मण था। तीसरे कथन की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि उसने अपने जीवन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ आयोजित किए। यहाँ उसने से तात्पर्य है पुष्यमित्र शुंग। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। ये एक सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। विकल्पों में से आपको पुष्यमित्र शुंग का चुनाव करना होता है। तो अब देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। हमने देखा कि ये तीनों कथन सही हैं, तो यहाँ पर अगर हम ABCD में से चुनाव करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। 53वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो का महाजल कुंड, दूसरा मोहनजोदड़ो का अन्नागार, सी मोहनजोदड़ो का स्नानागार, या फिर डी लोथल का यहाँ पर गोदीवाड़ा होगा, क्योंकि लोथल जो था यहाँ पर डॉकयार्ड था, यहाँ पर जहाजें आती थीं। तो इनमें से अगर सही जवाब की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अन्नागार। मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है ये सिंधु घाटी सभ्यता में बनी सबसे बड़ी इमारत थी और इसके अगर डायमेंशन की बात करें तो ये लगभग 15 × 45 मीटर की थी। 15 मीटर और 45 मीटर के लंबाई चौड़ाई में ये अन्नागार
अवस्थित है मोहनजोदड़ो में, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, याद रखिएगा। 54वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन ए कौटिल्य अर्थशास्त्र, बी शतपथ ब्राह्मण, सी ऐतरेय ब्राह्मण या फिर डी तैतरेय ब्राह्मण। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहली बार उल्लेख हमें देखने को मिलता है। आ जाते हैं अपने 55वें क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा जा रहा है कि छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है। ऑप्शन ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद या फिर डी अथर्ववेद। तो इसका भी उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा सामवेद। छांदोग्य उपनिषद का संबंध सामवेद से है। 56वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में निम्न में से कौन सा आचार नितांत भौतिकवादी था। ऑप्शन ए अजित केशक कंबलिन, जिनका मानना था कि मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, या फिर पूरन कश्यप, जिनका मानना था अच्छे या बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता, या फिर ऑप्शन सी पखुत कच्चायन, जिनका मानना था कि ये संसार 7 तत्वों से बना है और नित्य है, या फिर ऑप्शन डी मखली पुत्र गोसाल, जिनका मानना था कि प्रत्येक का आधार नियति है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो है ऑप्शन ए अजित केशक कंबलिन। अजित केशक कंबलिन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलनों में सबसे अधिक भौतिकवादी थे और इनका मानना था कि मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता, इसीलिए ये जो जीवन मिला है इसमें मौज कीजिए, मस्ती कीजिए, मरने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये ध्यान रखिएगा। 6ठी शताब्दी में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलनों में अजित केशक कंबलिन ने जो आंदोलन शुरू किया वो सबसे अधिक भौतिकवादी था। पूरन कश्यप जो थे ये कहते थे अच्छे या बुरे कर्म कुछ नहीं होता, अच्छे या बुरे कर्मों का कोई फल नहीं मिलता है। पखुत कच्चायन की अगर बात करें तो इनका मानना था कि जो संसार है वो 7 तत्वों से मिलकर बना है। वहीं मखली पुत्र गोसाल की अगर बात करें तो ये नियतिवादी थे, यानी भाग्यवादी थे। इनका मानना था कि सब कुछ नियत ही डिटरमाइन करती है, सब कुछ भाग्य से ही होता है। तो याद रखिएगा 56वें का आंसर विकल्प ए होगा, अजित केशक कंबलिन ये भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक हैं। अब बात करते हैं अपने 57वें क्वेश्चन की। तो यहां पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले का मानव सादृश्य प्राणी जो प्राक मानव अर्थात होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे समानता किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए होमो इरेक्टस, या फिर बी पिथेकेंथ्रोपस, या फिर सी सिनेथ्रोपस, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो यहां पर सूची 1 में गंगा घाटी स्थल से संबंधित कुछ स्थल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ दिया हुआ है गणराज्य। हमें मिलान करना है कि ये स्थल किस किस गणराज्य से संबंधित थे। तो कपिलवस्तु की अगर बात करें तो ये सात के गणराज्य से संबंधित था, यहीं पर ही भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था। वैशाली की बात करें तो ये लिच्छवी जो गणराज्य था उसकी राजधानी हुआ करती थी। कुशीनारा ये मल्ल गणराज्य जो था उसकी राजधानी थी, और मिथिला की अगर बात करें तो ये विदेह गणराज्य की राजधानी थी। इस प्रकार 58वें क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4। 59वें प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर में है और ये गोमती नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ पर सोमवती अमावस्या को मेला लगता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार अगर इसके उत्तर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि नैमिषारण्य के पास में ही एक और स्थल अवस्थित है जिसे कहते हैं मिश्रिक। काफी इंपॉर्टेंट स्थल है, कई बार पूछा गया है कि मिश्रिक किस राज्य में अवस्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नैमिषारण्य के पास अवस्थित है और यहाँ पर दधीचि ऋषि का आश्रम है, इसीलिए ये स्थल काफी फेमस है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा। बात करते हैं 60वें प्रश्न की। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोर्ट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। तो ये कथन सही है। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमशः सेंड्रोकोर्ट्स और एंड्रोकोर्ट्स के नाम से जाना जाता है, ये कथन भी सही है।
तीसरा कथन है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन्हें चंद्रगुप्त के नाम से संबोधित किया गया है, तो ये कथन भी सही है। इस प्रकार अगर 60वें प्रश्न के उत्तर की बात करें तो हो जाएगा विकल्प डी उपर्युक्त सभी। ध्यान दीजिएगा कि जो ग्रीक और लैटिन लेखक थे इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स नाम का उल्लेख किया है, और इसके बारे में सबसे पहले सर विलियम जोन्स ने बताया कि ग्रीक लेखकों और लैटिन लेखकों ने जिस सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के बारे में बात की है वो वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य ही है। तो इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा उपर्युक्त सभी विकल्प इसके सही हैं। तो आज का ये 60 प्रश्न हमने देखा जो पहले टेस्ट सीरीज से संबंधित हैं। आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।